ड्रामा सीरियल हद की आने वाली एपिसोड्स बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रही हैं। जैसे ही थकी हारी फरियाल ऑफिस से घर पहुंची, उसे अंदाज़ा भी नहीं था कि घर में कदम रखते ही एक हौलनाक तूफान उसका इंतज़ार कर रहा होगा। लाउंज में निशात बेगम सोफे पर बैठी गुस्से में से तिलमिला रही थीं। उनका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो रहा था। फरियाल जैसे ही उनके सामने आई तो निशात बेगम बुलंद आवाज़ में चिल्लाने लगी, फरियाल, क्या तुम्हारा ऑफिस जाना इतना ज़रूरी था कि तुम सब जिम्मेदारियों से गाफिल हो गई? इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं कि मैं तुम पर यकीन करती हूँ तो तुम अपनी मनमानियाँ शुरू कर दोगी। फरियाल वहीं खड़ी की खड़ी रह गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उससे आखिर गलती क्या हुई है। उसने डरते डरते अपनी सास से पूछा, आंटी क्या बात है, आप इतनी परेशान क्यों लग रही हैं? निशात बेगम ने गुस्से में जवाब दिया, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे बगैर इस घर में कोई काम नहीं हो सकता? आज घर में मेहमान आने वाले थे, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी। मैंने यास्मीन के ज़रिए तुम्हें पैगाम भी भिजवाया था कि आज घर पर रहना, ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन तुमने मेरी बात को संजीदा ही नहीं लिया और ऑफिस चली गई। फरियाल हक्का बक्का रह गई। उसने फ़ौरन यास्मीन की तरफ देखा जो एक कोने में मासूम बनने का ड्रामा कर रही थी। फरियाल ने कहा, आंटी मुझे किसी ने कुछ नहीं बताया। यास्मीन ने तो सिर्फ इतना कहा था कि घर में कुछ मेहमान आने वाले हैं और वो इतने ख़ास भी नहीं हैं, इसलिए आप ऑफिस चली जाएं। बस इतना कहा था कि आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। यास्मीन ने बड़ी चालाकी से निशात बेगम की तरफ देखा और झूठ बोलते हुए कहा, फरियाल मैडम, आप सबके सामने झूठ क्यों बोल रही हैं? मैंने तो आपको सब कुछ बताया था। मैंने आपका रास्ता भी रोका था, लेकिन आपने कहा था कि मेरी मीटिंग बहुत ज़रूरी है। तुम ही सब कुछ संभाल लेना, मुझे ऑफिस जाना बहुत ज़रूरी है। यास्मीन का ये सफ़ेद झूठ सुनकर फरियाल का तो पारा सातवें आसमान पर पहुंच गया। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि यास्मीन इतनी सफाई से उसे सबकी नज़रों में गिराने की कोशिश कर रही है। अभी यही बहस चल रही थी कि शहराम और शान से घर में दाखिल हुए। शहराम बहुत थका हुआ लग रहा था। आते ही उसने कहा कि यास्मीन, ये सब बातें छोड़ो और जल्दी से खाना लगाओ, मुझे बहुत भूख लग रही है। शान से ने भी फ़ौरन कहा, हाँ यास्मीन जल्दी करो, मुझे भी बहुत भूख लगी है। जैसे ही खाने की बात आई तो यास्मीन का चेहरा एकदम उतर गया। वो दहाड़े मार मार कर रोने लगी और भागा निशात बेगम के कदमों में भी गिर गई। बेगम साहिबा, मुझे माफ़ कर दें, मैंने इस घर का नमक खाया है। मैं नमक हरामी नहीं कर सकती। मैं आप लोगों के मौत के मुंह में नहीं दिखेल सकती। निशात बेगम घबरा कर बोली, क्या बकवास कर रही हो यास्मीन? खाने में क्या है? तुम खाना लगाने से क्यों मना कर रही हो? यास्मीन ने कांपते हाथों से एक छोटी सी शीशी निकाली और रोते हुए फरियाल की तरफ इशारा करके कहा, बेगम साहिबा, इस खाने में जहर है। वो ये जहर मैंने किसी और के नहीं बल्कि फरियाल मैडम के कहने पर डाला है। उन्होंने मुझसे कहा था कि आप लोगों को रास्ते से ही हटा दूं ताकि वो जायदाद की अकेली मालिक बन जाए। मैंने उन्हें बहुत मना किया, लेकिन उन्होंने मेरी एक न सुनी, मुझे बहुत मजबूर किया, मुझे पैसों का लालच दिया। ये इल्ज़ाम फरियाल पर किसी क़यामत से कम नहीं था। शहराम और निशात बेगम की नज़रें फ़ौरन फरियाल पर जम गईं। उनकी आंखों में शक और नफ़रत साफ नज़र आ रही थी। फरियाल पत्थर बनी खड़ी थी। उसे समझ नहीं आ रही थी कि यास्मीन ने इतना हौलनाक इल्ज़ाम उस पर कैसे लगा दिया। दूसरी तरफ शानज़े की ज़िंदगी में एक नई कहानी शुरू हो चुकी थी। जब शानज़े ऑफिस से निकली तो उसे कोई सवारी नहीं मिल रही थी। वो सड़क किनारे खड़ी थी कि अचानक एक कीमती गाड़ी उसके करीब आकर रुकी। गाड़ी में फ़िरोज़ था। फ़िरोज़ ने मुस्कुराकर कहा कि ये कैसा इत्तेफाक है शानज़े, मैं जहाँ भी जाता हूँ कुदरत मुझे तुम्हारी मदद के लिए वहाँ पहुँचा देती है। चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। शानज़े, जो पहले ही फ़िरोज़ की शख्सियत से बहुत मुतासिर थी, खुशी खुशी उसके साथ गाड़ी में बैठ गई। उसे अंदाज़ा भी नहीं था ये कोई इत्तेफाक नहीं बल्कि फ़िरोज़ का सोचा समझा मंसूबा था। घर पहुंचने के बाद जब हालात कुछ पुरसुकून हुए तो शानज़े ने फरियाल को एक तरफ ले जाकर अपने दिल की बात बताई। भाभी, मैं एक शख्स को पसंद करने लगी हूँ, वो बहुत अच्छा इंसान है और मैं चाहती हूँ कि मेरी शादी उसी से हो जाए। फरियाल ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा शानज़े, वो कौन है, नाम तो बताओ। शानज़े ने शर्माते हुए फ़िरोज़ का नाम लिया। ये सुनते ही फरियाल के कदमों तले ज़मीन निकल गई। उसके दिमाग में वो तमाम यादें घूमने लगीं जब फ़िरोज़ उसे शादी वाले दिन छोड़कर चला गया था। एक तरफ फरियाल पर जहर देने का इल्ज़ाम लग चुका था तो दूसरी तरफ उसकी नंद